नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बरसात के दिनों में ब्यास नदी में बाढ़ आई और उसका मुख्य कारण उस समय भी कहीं ना कहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अवैध खनन जो ब्यास बेसिन पे हो रहा है, ब्यास नदी के आसपास हो रहा है, किनारों पे हो रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरी पे हो रहा है, उसके कारण बाढ़ ने बड़ा रूप धारण किया है। पुलों का नुकसान, सड़कों का नुकसान और भी कई तरह का नुकसान, इससे पेयजल योजनाओं का नुकसान हुआ है। लेकिन उस समय उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान कहीं ना कहीं उनसे भिड़ गए। उन्होंने उनको कहा कि नहीं, ये उनकी जो सोच है वो ठीक नहीं है, अभी उनमें मेच्योरिटी नहीं है, कई तरह की बातें हुई। लेकिन सरकार ने अगस्त में जो मल्टी सेक्टर एक्सपर्ट कमेटी बनाई इस सब कारणों का जायजा लेने के लिए, उसने अब अपनी रिपोर्ट में पाया है कि क्लाइमेट चेंज तो एक कारण है ही है, लेकिन ब्यास नदी में जो अवैध खनन और खनन की गतिविधियां हैं उसके कारण ये भारी नुकसान बाढ़ से हुआ है। और लगभग 68 क्रैशर बिना अनुमतियों के, जिनके पास पूर्ण अनुमतियां नहीं थी, वो चलते रहे। सरकार ने अगस्त माह में 131 क्रैशर भी बंद किए, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें 68 जो क्रैशर हैं वो बिना अनुमतियों के चल रहे थे और लंबे समय से चल रहे थे। अब जवाबदेही किसकी तय की जाएगी, ये क्यों चल रहे थे, किन अधिकारियों का संरक्षण था इनको, किन नेताओं का संरक्षण था, कहीं ना कहीं नुकसान बढ़ा है। और आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि किसकी शय पे ये क्रैशर चलते रहे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ प्रदेश के जुड़े हैं। सुषमा शर्मा जी हैं, आम आदमी का पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं, इस चर्चा में भाग ले रही हैं। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा संजय जी के पास जाऊंगा, अपोजिशन से शुरू करूंगा इस मसले को, क्योंकि मसला लंबा है। आज से नहीं क्रैशर चल रहे थे, क्रैशर कई सालों से चल रहे थे और कई सरकारों के समय से ये चल रहे होंगे, क्योंकि क्रैशर लॉबी संजय जी ऐसी होती है, वो हर सरकार को उसका साथ संरक्षण रहता है कहीं ना कहीं। 68 131 में से 68 बड़ा नंबर है जो अवैध तौर पे चलते रहे और अब सिर्फ 50 क्रशर चलाने की इजाजत सरकार ने दी है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी लगभग 21 लोग हैं जो ऑथराइज हैं इनके चलान करने के लिए, लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा इनको। माइनिंग विभाग तो सोए रहता है। जी संजय जी। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो प्रदेश की व्यवस्था के ऊपर, सरकार की व्यवस्था के ऊपर। अगर ये सरकार की रिपोर्ट जो आई है, अगर ये सत्य है और बिना किसी भेदभाव के अगर ये आई है, तब भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहीं पे लगता है कि आखिर किसके संरक्षण में जो है ये क्रशर जो है वो चलते रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ साथ प्रदेश की व्यवस्थाओं के लिए इनका होना कितना आवश्यक है। सरकार को यह भी स्पष्टीकरण साथ में देना चाहिए था कि अगर 131 में से 68 अगर क्रशर जो है वो बिना अनुमतियों के या बिना विभागीय जानकारी या विभागीय जो नियम है उनकी अवहेलना करके जो है वो अगर चल रहे हैं, तो ये आखिरकार क्या इनको पुनः जो है कहीं ना कहीं तो परमिशन हुई है। किसी ने भी जो है वो कोई कागज उठा करके जो है या अपनी मर्जी से कोई भी प्रेशर नहीं लगा देता है। आप जो है आपके आखिरकार एक विभाग से संबंधित नहीं है कि खनन विभाग जो है उद्योग विभाग के अंतर्गत जो आता है, सिर्फ वही विभाग देखता है। इसमें पर्यावरण विभाग जो है वो भी इसमें उसकी भी वो रहती है कि पर्यावरण विभाग देखेगा मंजूरी किस तरह से देनी है, क्या वो वायबल है वहां पे, क्या पर्यावरण वहां का दूषित होगा नहीं होगा, वहां के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इन सारी चीजों का बिजली विभाग है, उसके अलावा जो है वो राजस्व विभाग है, क्योंकि राजस्व विभाग में भी इसके एसडीएम जो है उसके अंतर्गत जो है वहां की समिति बनती है। वो समिति रिपोर्ट देती है किसी भी क्रशर को खोलने से पहले। ये सारे लगभग 7 8 10 विभाग जो है उनकी मंजूरी के बिना ही जो है ये शुरू होते हैं। तो आखिरकार कैसे प्रदेश के अंदर जो है वो 68 जो है वो अवैध रूप से चलते रहे, काम करते रहे उनके ऊपर, क्योंकि जो चला रहा है वो तो अगर उसको कानून के अंतर्गत दायरे में लाना चाहेंगे और सजा के प्रावधान में अगर उसको टांगना चाहोगे आप टांग सकते हो, लेकिन
किन लोगों के संरक्षण में कौन से अधिकारी, किन्होंने उनको चलाने की अनुमति दी, किन्होंने जो है वो अनापत्ति जो है सर्टिफिकेट उनको इशू किए, ये सारा एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगता है। और उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि हम उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे। आप बंद करने के लिए तो जो है आपने, ठीक है, आपने समिति बनाई, समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी, लेकिन आपने, आपके आपस के मंत्री अगर लोक निर्माण मंत्री अगर ठीक बोल रहे थे आपदा के समय में कि ये जो आपदा आई है इसमें कहीं ना कहीं मैन मेड आपदा जो है उस बनाने में, उसमें उसका ये क्रशर्स का रोल भी रहा है, तो उनमें क्यों जो है वो उद्योग मंत्री क्यों उनकी हरकत को बचकाना बोला, और किस लिए जो है वो क्रशर माफिया जो है उसको संरक्षण देने की बात वो क्यों कर रहे थे। ये सारे जो है ये प्रश्न चिन्ह जो है वो सरकार के ऊपर भी खड़ा होता है कि कौन लोग जो है वो उसको एक्सपोज करना चाह रहे थे और कौन चाहते थे कि इनको बचाया जाए। ये सारी, और ये सरकार को ये भी बताना चाहिए 68 अगर क्रशर चले हैं तो ये कौन से समय से चल रहे हैं, इनकी तारीख जो है वो भी बताई जानी चाहिए ताकि जनता को पता चल सके कि ये कौन सी सरकार के समय में जो है वो शुरू हुआ था। और अगर इतना बड़ा गोरख धंधा जो है ये बिना किसी सरकार की परमिशन के चल रहा था तो वो लोग एक्सपोज होने चाहिए, उसमें कोई भी सरकार रही हो, कोई भी लोग हो, तो ये सारी जो है वो सरकार के ऊपर जो है ये प्रश्न चिन्ह है और इसका उत्तर जो है वो सरकार को देना पड़ेगा। दूसरी चीज ये रही कि आज आप प्रदेश में देख रहे होंगे सिर्फ निजी भवन या निजी भवन बनाने वाले या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आज त्राही त्राही कर रहे हैं। सरकार के अपने काम जो है अधिकारियों से अगर आप पूछ लो कि फला रोड जो है उसका काम शुरू नहीं हो रहा है, फला बिल्डिंग है उसका काम शुरू नहीं हो रहा है, तो उनके पास बड़ा सीधा सा जवाब होता है कि जी क्रशर नहीं मिल रहा है, रेत नहीं मिल रहा है, बजरी नहीं मिल रही है। तो बहुत बड़ा जो है वो प्रश्न, विकास, प्रदेश का विकास नहीं हो पा रहा है, विकास बरसात के समय से जो है वो रुक गया है। और दूसरी चीज रही, जहां तक निजी ठेकेदार है उनका भी बड़ा सीधा सा कहना है कि सरकार का इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, एक तो बंद कर दिए है, और जो अगर कहीं बाहर से भी जो है वो दूसरे जिले जहां पे क्रशर्स खुले थे वहां से लाने में उनको दाम जो है वो लगभग 2 गुना 3 गुना दाम जो है वो सरकार ने, उन्होंने निजी क्रशर वालों ने कर दिया है और सरकार का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार को एक पॉलिसी लानी चाहिए और इनके रेट जो है वो निर्धारित करने चाहिए और उन रेट्स के ऊपर जो है ये क्रशर मालिक जो है वो उनको दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो आखिरकार जो है वो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। ताकि आप प्रदेश के अंदर जब सीमेंट के दाम बढ़ते हैं तो उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर जो है वो आपने कहा था, जो लीडर ऑफ अपोजिशन इनके रहे मुकेश जी अब प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि जो है हम आएंगे तो सीमेंट कारखानों को इस तरह से रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर लाएंगे, लेकिन आज रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो कहां गया। उस रेगुलेटरी सिस्टम के नहीं होने के या उसके होने या नहीं होने के बावजूद जो है वो हर 3 महीने के बाद जो है वो सीमेंट के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। सीमेंट महंगा मिलेगा, बजरी और पत्थर जो है वो महंगा मिलेगा, रेत महंगा मिलेगा। तो प्रदेश के छोटे छोटे जो है जो अपने घरों का निर्माण करना चाहते हैं, कोई डंगों का निर्माण करना चाहते हैं, कोई पुलों का निर्माण करना चाहते हैं, वो कहां जाएंगे। उनकी इस अवस्था के ऊपर जो है वो सरकार क्या संज्ञान लेगी, ये सारी चीजें जो है वो सरकार को केवल मात्र समिति की रिपोर्ट आई और समिति की रिपोर्ट जो है वो आप रखने के बाद जो है आपकी जिम्मेदारी वहां पे समाप्त नहीं होती है, वहां से आपकी जिम्मेदारी जो है वो आरंभ होती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपकी भविष्य की क्या योजना है, इसको प्रदेश की जनता जो है वो जानना चाहती है। जी, चलिए अधीर रोहाल जी भी जुड़ गए हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आज कहीं ना कहीं थोड़ा बिजली का संकट है, शिमला में बिजली जा रही है बार बार, टेक्निकली तौर पे दिक्कत आ रही है। तो मैं अपने प्रेम जी के पास जाऊंगा। प्रेम जी, पॉलिटिकली मसला भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रैशर एक ऐसी चीज है जो राजनेता जो सत्ता पक्ष में होते हैं उनकी इजाजत, उनकी मंजूरी, उनके संरक्षण के बिना नहीं चल सकते। वहीं अधिकारी, माइनिंग माफिया, जो मानिक खनन विभाग है, पर्यावरण विभाग है, प्रदूषण नियंत्रण विभाग है, राजस्व विभाग है, वन विभाग है, कहीं ना कहीं सबकी मंजूरियां इसके लिए लेनी पड़ती हैं। लेकिन 68 क्रशर चलते रहे लंबे समय तक
और कोई भी सरकार नहीं जागी। जब ये मल्टी सेक्टर एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी तो उसमें उसने पाया कि ब्यास नदी का पर्यावरणीय संतुलन भारी दबाव में है और इसका कारण लीगल माइनिंग कहीं ना कहीं है। जी प्रेम जी। डॉक्टर साहब बिल्कुल, अब ये जो अवैध खनन की बात हो रही है, ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास का जो ये मसला आया, ये तो जो बाढ़ आई, आपदा आई, डिजास्टर हुआ, उससे सारी चीजें उजागर हुई और तब जाके इसके विषय में संज्ञान लिया गया। उसके बाद ये सारी बातें जो थी उनके ऊपर गंभीरता से विचार किया गया और जो डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नमेंट का पार्ट है, वहां से एक कमेटी बनाई, उसने इंक्वायरी की और उसकी जो फाइंडिंग्स आई हैं उनके मुताबिक ये बड़ा हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है कि 131 में से 68 ऐसे स्टोन क्रशर हैं जो बिना अनुमति के चल रहे थे ब्यास बेसिन के ऊपर। ये बहुत ही सोचनीय विषय है। अपोजिशन में होना बहुत अच्छी बात होती है, बड़ा आनंद आता है जब हम अपोजिशन में होते हैं, क्योंकि अपोजिशन में बैठ के बातें करनी बहुत आसान होती है, मुद्दों के ऊपर भावनात्मक वक्तव्य देना बड़ा उसमें आनंद आता है, बड़ी सुखद अनुभूति होती है। मैं संजय जी को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की, वैसे भी अच्छे वक्ता हैं ये, फिर इस मुद्दे के ऊपर बड़ी भावनात्मक बातें भी इन्होंने की। पर मुझे एक चीज का अफसोस है कि ये जो इन्होंने बातें अभी आज की चर्चा में कही हैं, काश ये बातें इन्होंने अभी 1 साल पूर्व या 10 महीने पूर्व जब जयराम जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर थी, तब ये बातें कही होती। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, हम इनके सुझावों के ऊपर निश्चित तौर पर गौर करेंगे, क्योंकि मकसद हिमाचल प्रदेश को बचाना है, हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण को बचाना है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को दोबारा इस तरह का डिजास्टर ना हो, उससे उनकी रक्षा करने का मकसद जो है वो सरकार का रहेगा। और ये क्रशर किसके टाइम में लगे, किसके टाइम में ये ऑपरेशनल हुए, ये जांच का विषय है। और मैं एक चीज पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये जो 68 क्रशर्स का जिक्र हुआ है जो बिना अनुमति के चले हैं, एक भी इनमें से ऐसा क्रशर नहीं है जो हमारी कांग्रेस सरकार आने के बाद लगा हो, बाद चला हो। ये उससे पहले के ऑपरेशनल जो हैं स्टोन क्रशर्स हैं। तो ये बहुत एक जो भी तथ्य सामने आए हैं इस रिपोर्ट में, मैं तो बधाई दूंगा सरकार को कि इस डिजास्टर के बाद इस विषय के ऊपर सोचा गया। विक्रमादित्य जी ने भी इस मुद्दे को उसी वक्त उठाया था। अब इसमें ना जाते हुए कि विक्रमादित्य ने क्या कहा, उद्योग मंत्री जी ने क्या कहा, मुझे लग रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन उसके बाद जो फाइंडिंग्स आई हैं उनके ऊपर गौर करना और उनके ऊपर काम करना जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर राजनीति करनी हो तो उस विषय में चर्चा की जा सकती है, अपोजिशन के लोग उसके ऊपर कह सकते हैं, टिप्पणियां कर सकते हैं, लेकिन असली मकसद मैं समझता हूं कि ये होना चाहिए कि ये जो फाइंडिंग्स आई हैं इसके बाद आगे क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से हम काम करें, जिससे जो मुश्किलात आ रही हैं, जैसे हमारी इन्होंने संजय जी ने बात की कि जो क्रशर है, रेता है, बजरी है, उसकी कमी हो रही है और इन चीजों को कैसे मीट आउट किया जाए। और एक पर्यावरण में और ये जो अवैध खनन बहुत बड़ी समस्या जो है वो मैं समझता हूं कि आज प्रदेश के अंदर ही नहीं है, पूरे देश के अंदर है। इसके ऊपर किस तरीके से हम काबू पाएं, उस दिशा में काम करने की जरूरत है और सरकार ने मजबूत पहल उस दिशा में इस डिजास्टर आने के बाद की है। हालांकि जब हमारी सरकार आई थी उस वक्त भी मुख्यमंत्री ने बड़ी मजबूती के साथ ये बात कही थी कि जो इलीगल माइनिंग है और ये जो इसके जो बजरी और रेता जो है इलीगल तरीके से जो एक ही एम फॉर्म के ऊपर कई के ट्रक चले जाते हैं, इसके ऊपर हम रोक लगाएंगे और उससे 200 करोड़ के करीब का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने की बात भी हमारी सरकार ने की थी। तो सरकार पहले दिन से ही इस चीज को लेकर सजग है कि अवैध खनन जो है उसको ना होने दिया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो घटनाक्रम हुआ है ये एक बहुत अलार्मिंग घटनाक्रम है और इसने पूरे शासन को, प्रशासन को, सरकार को, व्यवस्था को ये सोचने पे मजबूर किया है, फोर्स किया है कि हम अगर प्रदेश को बचाना है, प्रदेश के पर्यावरण को बचाना है और इस तरह से दोबारा प्रदेश के अंदर इस तरह का डिजास्टर ना हो, उसकी जो ग्रेविटी है उसको अगर हमको कम करना है तो एक स्टोन क्रशर का तो एक विषय है, ये आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन इसके अलावा भी
इस दिशा में और क्या-क्या काम किया जा सकता है, कहाँ-कहाँ जो है वो सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, मैं आपसे भी सहमत हूँ एक चीज़ के ऊपर कि बहुत सारे विभाग जो हैं, जो स्टोन क्रशर्स हैं, उनकी परमिशन देने में जो है वो सम्मिलित रहते हैं, उनका एनओसी चाहिए होता है। तो कहीं न कहीं लंबे समय से जो ये खनन माफिया में और जो ये विभाग हैं, इनके बीच कोई ना कोई घाड़ा-माड़ा तो है, मिली-भगत तो है, जिसको चेक करने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर रोक लगाने की आवश्यकता और दंडात्मक कार्रवाइयाँ करने की भी आवश्यकता है। मैं संजय जी की एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो 68 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के व्यास बेसिन के ऊपर चल रहे थे, ये किन लोगों की सहमति से, किन लोगों की नजरअंदाजी की वजह से और किन लोगों की मिली-भगत की वजह से चल रहे थे, उनकी भी छानबीन करके उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई जो भी कानून में प्रावधान है, वो की जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये जो जैसे एक वो लकड़बग्गे होते हैं और कोई उनको जी मरा हुआ शरीर अगर मिल जाए तो उसके ऊपर वो टूट के पड़ते हैं। वो जो स्थिति आज खनन माफिया ने प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पैदा कर दी है, इसको रोकने की ज़रूरत है, इनके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूँ कि अगर और सख्त कानून बनाने की अगर कहीं आवश्यकता है, तो वो कानून बनाए जाने चाहिए और इसमें मैं समझता हूँ कि सबकी एक राय और एक मत सबको होना चाहिए। जी, मैं धीर जी से पास आता हूँ। धीर जी, ये तो एक हम सिर्फ ब्यास बेसिन की बात कर रहे हैं, जो कि सिर्फ 4 जिलों को टच करता है। मुझे लगता है कि 68 नंबर यहाँ बड़ा है, जिनके पास औपचारिकताएँ पूरी नहीं थी। कोई ना कोई कमियाँ उनके पास पाई गई हैं। अगर बाकी जगह पूरे प्रदेश में इस चीज़ का अगर इस तरह की कमेटी, कोई मल्टी सेक्टर एक्सपर्ट कमेटी अगर छानबीन करती है, तो और भी कई निकलेंगे, क्योंकि लीगल माइनिंग के कारण हमारा पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। कहीं न कहीं ये ब्यास में बाढ़ आई है, कल को और नदियों में आएँगी। तो जवाबदेही किसकी तय की जाए? क्योंकि संरक्षण कहीं न कहीं राजनेताओं का भी है और अफसरशाही का भी है। अदिति जी। जी, धन्यवाद राजीव भाई। राजीव भाई, आपने बिल्कुल सही बात की कि ये सिर्फ मसला ब्यास बेसिन या सिर्फ स्टोन क्रशर्स का नहीं है। देखिए, हिमाचल को जो नेचुरल डिजास्टर है, पिछले लगभग 2 ढाई डेकेड से डिस्टर्ब कर रहा है। हम सभी को पता है कि ब्यास बेसिन में 95 में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। उसके बाद लगातार ये सारी चीजें हमें डिस्टर्ब भी नहीं, अब तो एक तबाही की तरफ ले जा रही है। और राजीव भाई, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, भले ही कोई भी राजनीतिक दल हो, देखिए, नेचुरल डिजास्टर के समय जो हताहत होने वाले लोग हैं, वो नेचर कभी ये नहीं देखता कि उसकी क्या विचारधारा है, किस एरिया को मैंने डिजास्टर को हमने अपनी चपेट में लिया है। उस टाइम ये नहीं देखा जाता। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इंसानों का नुकसान होता है, इंसानी संपत्ति का नुकसान होता है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है, और जिसके रिजल्ट हमें कई दशकों तक झेलने पड़ते हैं उन सारी चीजों के। आप सिर्फ ब्यास जी, बेसिन को ही ना लें, आप देखिए कि सिसवा है हमारे पास नालागढ़ बद्दी में, उस बेल्ट जी, में देख लीजिए। ऊना में आप स्वां देख लीजिए। नाहन से जैसे ही आप सिरमौर जिले में देख लीजिए घग्गर है। मैंने खुद उस बेल्ट में जाकर चंडीगढ़ से पूरा काम किया था, और उस बेल्ट में मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि 60% स्टोन क्रैशर्स जो हैं, वो सारे के सारे जो है इलीगल चल रहे हैं। ये हम सभी जानते हैं। और वहां पर जो संबंधित विभाग है, हो ही नहीं सकता राजीव भाई के पता ना हो कि ये किसकी जिम्मेदारी से चल रहे हैं। मैं और आप हिमाचल के एडिटर्स रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि हमें हिमाचल में पता ही ना हो कि किस डेट लाइन पे हमारा कौन सा रिपोर्टर काम कर रहा है, और उस रिपोर्टर बिल्कुल। को पता ही ना हो कि वहां पर क्या घटनाएं हो रही हैं। ये हो ही नहीं सकता। तो इसमें राजनीतिक जितने भी आपसी मतभेद है, मैं तो ये चाहूंगा कि भविष्य में ये सारी बर्बादी रोकी जाए, मिलकर प्रयास हो। क्योंकि इसमें कहीं भी देखिए, जितने भी विभाग है, रेवेन्यू है, इंडस्ट्री है, पॉल्यूशन है, एनवायरमेंट है, जितने भी डिपार्टमेंट है, सबसे पहले तो उनको शो कॉज नोटिस देकर जवाब मांगा जाए। उसमें होता क्या राजीव भाई, कि अफसर जी, ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन उनसे जवाब तलब किए जाएं कि जो पिछले अफसर थे, एक गहरी छानबीन के बाद, कि इस जगह पे जो स्टोन क्रैशर्स लगे उस टाइम वहां कौन ऑफिसर्स थे। अब मैं चंडीगढ़ में एक बहुत अच्छी चीज देखता हूं, वहां हाई कोर्ट इन्हीं प्रशासन तय कर देता है जिम्मेदारी, एसडीएम्स की या संबंधित विभाग, जो उस समय के अफसर थे, जिनके समय में भले ही आज वो अफसर वहां पर उस पोस्टिंग पे नहीं है, ताकि एक नजीर लिखी जा सके। आप देखिए कि कुल्लू बेल्ट कितनी खूबसूरत बेल्ट थी। हम सभी ने कुल्लू बेल्ट को, मैं अर्ली 90s से कुल्लू जाता रहा, यूथ फेस्टिवल कुल्लू कॉलेज में होते थे।
हम कुल्लू कॉलेज के बिल्कुल नीचे जाकर, क्योंकि रिहर्सल करनी होती थी, तो हम ब्यास के किनारे जाकर रिहर्सल करते थे, लेकिन अब वो जगहें गायब हो चुकी है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुई है, उसका मलबा, डेब्रिज, हर चीज गई है, लेकिन ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप कहीं भी जाएं राजीव भाई, तो पूरे जो छोटे छोटे नाले तक है वो नहीं छोड़े गए हैं। तो हमारे जी पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं अब ये नजीर जरूर लिखनी होगी, कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में या सत्ता से बाहर, कि अब नजीर लिखनी होगी कि ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाए कि जहां पर भी कहीं भी इस तरह की इलीगल माइनिंग, इलीगल स्टोन क्रैशर्स मिलते हैं। आप देख लीजिए कि मंडी से नीचे जितनी भी बेल्ट है, धर्मपुर और उस बेल्ट में जाकर आप सारे में वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है। हम कहीं भी बिल्कुल। नदियों के आसपास जाएं, ये तो शुक्र है कि सतलुज बेसिन में पावर प्रोजेक्ट लगे हैं, अन्यथा सतलुज बेसिन में तो पानी वैसे नहीं रहा सतलुज नदी में अब, क्योंकि वो पावर प्रोजेक्ट्स की टनल में है सारा पानी, नहीं तो सतलुज नदी का भी यही हाल होता। तो ये जो जी सारी व्यवस्था है, इस व्यवस्था जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, इसके नतीजे चर्चा करना हमारा दायित्व है, लेकिन जी सत्ता को जो सरकार है उसे अब कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने होंगे। हम सभी के पास इस साल की तबाही का मंजर है, नुकसान है, तो कहीं ना कहीं अब वो नजीर किसी ना किसी को पेश करनी होगी, क्योंकि हमें बाद में हर बार कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट से फिर ऑर्डर आते हैं। तो कोर्ट अदालतों में जाने से पहले हमारी सरकारें, हमारा सिस्टम ही एक ऐसी व्यवस्था करे कि ये स्टोन क्रैशर भी हमारी जरूरत है, ऐसा नहीं है। स्टोन क्रैशर से हमें बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का जितना भी मटेरियल है, अदरवाइज हमें बाहर के राज्यों से मंगवाना पड़ेगा। तो जी जहां पर लीगली माइनिंग हो सकती है, नुकसान नहीं होता, वहां पर इन्हें इजाजत दें, और जहां इलीगल है वहां कड़ी कार्रवाई करें। जी जी सुषमा सुषमा जी, मैं जानना चाहूंगा आपके भी, क्योंकि आप ऊना से ताल्लुक रखती हैं, ऊना में भी इलीगल माइनिंग का बहुत ज्यादा बोलबाला रहा है। और पंजाब को रात को उस समय पंजाब की तरफ ट्रक चलने शुरू हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं सरकारों ने एक तय किया था, हाई कोर्ट की डायरेक्शनें भी आई समय समय पर, कि जो माइनिंग लीज है उसकी प्रॉपर फेंसिंग हो और कैमरे लगे हों। अब भी जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसने कहा कि मोबाइल लिंक्ड कैमरे लगाए जाएं ताकि डिपार्टमेंट भी देख सके कि वहां पे क्या चल रहा है, क्योंकि मटेरियल कहीं और का होता है, पीसा कहीं और जाता है। इलीगल माइनिंग इसी से बढ़ती है, क्योंकि वो जेसीबी लगी होती है खड्डों में, नदियों में, वहां गड्ढे पड़ जाते हैं और वो माल वहां पीसा जाता है, और दूसरी जगह से माल उठाकर पीसना भी इस कमेटी ने सिफारिश की है कि उसको ना किया जाए, बंद किया जाए पूरी तरह से। तो आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पे एक ही बेसिन पे अगर 68 क्रैशर अवैध चल रहे थे, जिनकी मंजूरियां नहीं थी, जो जरूरी मंजूरियां होती हैं, क्योंकि उसको वैध ही माना जाएगा, तो बाकी जगह भी यही सिलसिला होगा? जी सुषमा जी। नमस्कार, मेरे सभी साथियों का नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि देखिए, जो हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई और जगह-जगह पे ये जो क्रैशर्स लगे हुए थे, 68 क्रैशर कौन-सी सरकार के अंतर्गत लगे? पहले तो इसके बारे जांच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अभी जो सरकार प्रेज़ेंट में काम कर रही है, उन्होंने तो उनको मंजूरी दी नहीं। तो पहली सरकारों ने उसको मंजूरी दी, तो क्या प्राइवेट से उन्होंने सब तरह के कागज पूरे करके और उनको चलाना स्टार्ट किया? नहीं। अगर ऐसा होता तो ये क्रैशर लगाए ही नहीं जाते। ये किसी ना किसी राजनीतिक व्यक्ति के सानिध्य में चल रहे थे और उनका पूरी तरह से हाथ था। और इतनी बड़ी आपदा आने का एक और कारण है, जो हमारे हिमाचल की सुंदरता को हमने छिन्न-भिन्न कर दिया। हमने जगह-जगह पे टनल बना दिए, हमने सुंदरता को खराब कर दिया, जिससे कि हमारे पहाड़ जो हैं दरकने शुरू हो गए। और जहाँ तक आपने कहा ऊना की मैं बात करती हूँ, मैं अम्ब की बात करती हूँ। जब स्वां, मुझे मालूम है कि मैं बहुत छोटी थी, तो स्वां नदी बहुत बड़ी होती थी और पानी निकलने का बहुत सोर्स होता था, क्योंकि देखिए पानी तो अपनी जगह निकलेगा ही निकलेगा, जो उसको रास्ता है वहीं से। लेकिन अगर वहां पे जो अवैध दुकानें बनाई गई, अवैध तरह से मकान बनाए गए, तब क्यों नहीं उन पे कार्रवाई की गई? गवर्नमेंट लैंड थी, गवर्नमेंट लैंड को लोगों ने घेर कर वहां पे अपने मकान बनाए। तो ये सोचना चाहिए, जो भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक की बात नहीं करती, कोई भी सरकार हो, उसे ये देखना चाहिए कि इन केस अगर इतनी जबरदस्त, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तब बहुत बारिश होती थी,
मैं आज से कोई 30-35 साल पुरानी बात बताना चाहती हूँ। तो हम लोग जब निकलते थे तो स्वां बारिशों में हम स्वां क्रॉस नहीं कर पाते थे, इतना पानी होता था। तो ये तो सोचना चाहिए, क्यों जो अगर हम प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति ने तो अपना रास्ता चुनना ही है। उससे जब लोग उसके ऊपर मकान बना रहे थे, उसके ऊपर होटल्स बना रहे थे, तब हमें ये सोचना चाहिए था कि क्यों भई, या ये तो गवर्नमेंट की लैंड है और ये रास्ता है नदी का। आप क्यों, कभी भी व्यक्ति ये सोचता नहीं है, वो सोचता है मैं प्रकृति से बड़ा हूं, लेकिन हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। अगर हम प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो हमें इस तरह की चीजों से, इस तरह की जो इतनी बड़ी आपदा आई, इनसे हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति वापिस देती है हमें हर चीज। आप अंब में ही देख लीजिए, आज तक पानी नहीं भरा था, वो जो स्वां नदी थी वो उसको एक नाले में प्रवृत्त कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी स्वां नदी का जो जगह थी, वहां पे मकान क्यों बनाने दिए गए? तो मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार और जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और उनसे मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि जब वो बनाए गए, जब वहां पर वो चीजें डेवलप हुई, उस टाइम के जो ऑफिसर्स थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो रिटायर्ड हो गए तब कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने कैसे अनुमति दे दी वहां पे मकान बनाने की, वहां पे कॉलोनीज काटने की। सारे विषय के ऊपर चर्चा जब चल रही थी तो कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था कि वो जो है वो केवल ब्यास के किनारे जो है वो जितने क्रशर्स हैं उनको तो बंद करवा दिया है, लेकिन अपने रिश्तेदार हैं या उनसे भी जोड़ा गया कि मुझे उसकी सटीक जानकारी नहीं है कि उनका अपना स्वयं का था या उनके भाई का या रिश्तेदार का किसका था, लेकिन उनके किसी क्रशर को जो है वो जो 4 लेन में निर्माण कर रही कंपनी है उसके साथ जोड़ दिया गया। तो अब प्रश्न के बड़ा सीधा सा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि जब स्वयं जो है प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यालय जो है, अगर वो भी इसी बिजनेस में या रिश्तेदार जुड़े हुए हैं, तो उसमें कैसे जो है वो आप ईमानदारी की रिपोर्ट जो है या आगे के कार्य जो है वो सारे ईमानदारी से चलेंगे, उसके ऊपर उसको कौन सुनिश्चित बनाएगा? और उसके दूसरी मैं कहूंगा कि जब बाढ़ आई थी और विशेषकर पौंग बांध एरिया के अंदर जब बाढ़ आई थी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के सामने जो है वहां के जनप्रतिनिधि और वहां के निवासी जो है रहने वाले और जो प्रभावित हुए थे, उन लोगों ने वहां पे रखा कि यहाँ पे जितना भी ये पौंग बांध की बाढ़ से इतना नुकसान नहीं होता अगर यहाँ पे पूर्व मंत्री और एक पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता वहां के जिला के अध्यक्ष रहे हैं, उनके स्टोन क्रशर जो है वो लगे हुए हैं, 2-3 स्टोन क्रशर्स उनके लाइन में वहां पे है और उसकी वजह से जो है वो वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो फसलों को भी और उस क्षेत्र के घरों को भी, लोगों को भी वहां पे प्रभावित होना पड़ा है। तो जब ऐसे ऐसे लोग जो है जब इसमें इन्वॉल्व है, तो आप कहां से कल्पना कर सकते हैं कि ये सारी जो है सरकार जो है ईमानदारी के साथ जो है इन चीजों को सामने रखेगी और इनकी जांच करवाएगी। ये जांच जो है वो स्वयं जो है, क्योंकि सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से भी स्पष्टीकरण आना चाहिए और बताना चाहिए कि उनके वहां से कोई इस ये स्टोन क्रशर वाले उसमें कोई संलिप्तता नहीं है। सबसे अगर है तो उनको छोड़ना चाहिए कि मैं प्रदेश हित में, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी सैलरी तक जो है वो आपदा राहत कोष के अंदर दे दी, तो उनको जो है वो ऐसे, क्योंकि सब जो है वो निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और निष्पक्षता के साथ जो है वो उनको काम हो, उसके लिए जो उनको इन ऐसे कामों से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए और रिश्तेदारों को भी अलग कर देना चाहिए, ताकि प्रदेश की जनता जो है वो विश्वास कर सके कि भविष्य में जो कुछ भी होगा वो सही तरीके से होगा। पॉलिटिशियंस, मैक्सिमम पॉलिटिशियन के क्रैशर हैं, जो लिस्ट देखी गई उसमें भी हैं, और उनके यारों के, दोस्तों के, उनके रिश्तेदारों के, खुद नहीं जो सीधे आ सकते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनके साथ भागीदारी करके क्रैशर खोले हैं। ये एक लॉबी इसलिए स्ट्रॉन्ग है ये, क्योंकि सरकार भी इनकी मुट्ठी में, अधिकारी तो आ ही जाते हैं। चलिए, एक और सवाल ये उठता है कि इस कमेटी ने एक और रिपोर्ट दी है, ठीक है प्रेम जी, इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी है कि जो 4 लेन पे जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, पैटी कॉन्ट्रैक्टर थे चाहे जो थे, उन्होंने वहां का पत्थर बजरी निकाल के उसको बाहर बेचा है।
उनकी भी इंक्वायरी की जाए, सिफारिश की गई है, एसआईटी गठित की जाए। वो भी कहीं ना कहीं ब्यास की तबाही, मंडी कुल्लू की तबाही में शामिल रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो भी ठेकेदार लॉबी में आ गई, क्रशर लॉबी के बाद अब ठेकेदार लॉबी आ गई, कैसे जांच होगी, क्या अधिकारियों की जवाबदेही होगी? प्रेम जी, देखिए, पहले तो मैं संजय जी ने बड़ी एक गंभीर बात की है और बड़ी गैर जिम्मेदाराना भी मैं कहूंगा उसको। इन्होंने मुख्यमंत्री का नाम इसमें घसीटा है और खुद कहा कि मेरे पास कोई सटीक जानकारी नहीं है। अगर आपके पास सटीक जानकारी और तथ्य नहीं है तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री ने संजय, आप बीच में मत बोलिए प्लीज। ये बहुत गलत बात है। इस तरीके से मुख्यमंत्री को उसके बीच में घसीटना बिना तथ्यों के, बिना सटीक जानकारी के, ये दुखद है और मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। उल्टा मैं कहूंगा कि जब ये स्टोन क्रशर्स बंद हुए उस वक्त ठाकुर जयराम जी का जो पहला बयान आया वो बयान ये था कि बीजेपी के लोगों के क्रशर सरकार ने बंद कर दिए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये वो कौन से जयराम ठाकुर जी को प्रतिक्रिया क्यों हुई और उनकी ये प्रतिक्रिया क्यों आई जिसमें उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है बयान उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को क्रशर बंद कर दिए। तो मैं इसको राजनीतिक उसमें मत घसीटिए। इसमें एक आप एक हिमाचली की तरह मैं समझता हूं कि हमको बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने बात की है इसकी, ये जो पत्थर बेचे, ये बिल्कुल जांच में ये चीजें जो हैं ये तथ्य सामने आए हैं और मैं कहूंगा कि बड़े आश्चर्यजनक हैं। जितने भी तथ्य इसमें सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है सरकार के साथ कि बहुत उच्च स्तर की जांच इन सब की होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें दोषी हैं, मैं हमारे अधीर जी से मैं सहमत हूं कि अधिकारी तब्दील होते रहते हैं, तबादले होते रहते हैं, चले जाते हैं, कई तो रिटायर भी हो गए होंगे शायद, लेकिन जिस समय जब ये सब कुछ घटनाक्रम हुए हैं, जो अधिकारी वहां पोस्टेड थे, चाहे वो रिटायर्ड हैं, चाहे वो इन सर्विस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। अगर हम इसमें ढीला रवैया अपनाएंगे तो इस श्रृंखला को हम तोड़ नहीं पाएंगे। इस पे हम समझौता अगर किसी तरीके का करेंगे, जो करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, लेकिन नजरअंदाज इन चीजों को करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये घटनाक्रम रुकने का नाम नहीं लेगा और हम इस प्रदेश को नहीं बचा पाएंगे। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि इस मसले के ऊपर, अब संजय जी तो इस जांच के ऊपर ही प्रश्न पैदा कर रहे हैं। संजय जी, आपने भी सरकारें चलाई है, भारतीय जनता पार्टी ने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार के हर काम के ऊपर उंगली उठाना बंद करिए। अपोजिशन का काम टिप्पणी करना है, अपोजिशन का काम सुझाव देना है, लेकिन ये बहुत एक गंभीर मसला है जिसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस जांच के ऊपर, जिस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, जिस रिपोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह आप उठा रहे हैं, इसमें अलग अलग विभागों के बहुत उच्च स्तरीय, ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं, ये आपकी सरकार में भी अफसर थे। तो इस तरीके से आप सरकारी तंत्र के ऊपर अविश्वास ना करें, क्योंकि आप अपोजिशन में है, इसलिए आपको हर चीज का विरोध करना है, हर चीज के ऊपर अविश्वास प्रकट करना है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। हमें हिमाचल प्रदेश के हित में मिलकर सोचने की आवश्यकता है। आप एक हिमाचली के तौर पर मैं समझता हूं कि सोचें और हिमाचली के तौर पर इस हिमाचल को बचाने की बात हम लोग करें। जी, सुषमा जी, प्रेम जी ने भी स्पष्ट कह दिया कि अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, कैसे चलते रहे। और अवैध खनन का खेल प्रदेश में बड़े पैमाने पे चल रहा है और बरसों से चल रहा है। मैं किसी एक सरकार को दोषी नहीं करार दूंगा, सारी सरकारें इसमें दोषी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब खुद इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इस तरह के जो अवैध काम है वो खुलेआम होते हैं, क्योंकि उनको अफसरशाही तो देखती नहीं, चेक ही नहीं कर सकती। जी, आपकी पार्टी का क्या मतलब? जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि कोई भी सरकार हो, अगर जिस सरकार के भी सानिध्य में इस तरह के अवैध खनन का, इस तरह के जो काम हुए हैं, उसमें जो अधिकारी हैं, अधिकारी क्या है, वो सरकारों से डरते हैं। मैं एक हिमाचली होने के नाते मैं बताना चाहती हूँ कि हिमाचल में लोग जो सरकारी ओहदों पे जो बैठे हुए कई ऑफिसर्स हैं, वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो तो उन्हें तो अपने हिमाचल के हित के लिए लड़ना चाहिए कि नहीं, हम ये गलत काम नहीं होने देंगे। और मैं प्रेम जी ने कहा कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो पुरजोर ये आपसे निवेदन करते हैं कि जब ये गलत कार्य हुए, जिस भी सरकार के तहत हुए, उन अधिकारियों को, उन व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आने पे हम और आप जानते हैं कि कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोगों की लाशों का पता नहीं, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, परिवार के परिवार खत्म हो गए उनके। तो
इसे एक हिमाचली होने के नाते मुझे अपने प्रदेश को सुंदर और सुरक्षित रखना है, मुझे राजनीति नहीं करनी, हमें किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाने चाहिए, वो कोई भी सरकार हो। जी और जी जी हमारा सुषमा जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं अब अधीर जी से शॉर्ट में ले लेता हूं, फिर चर्चा को विराम देना पड़ेगा। जी अधीर जी, किन्नौर में लगातार पहाड़ी दरक रही है, और किन्नौर का हाल आपने देखा है, जब से हाइड्रो प्रोजेक्ट आए हैं वहां के रास्तों का क्या हाल हो रहा है। जोशीमठ जैसी स्थिति बनी हुई है कहीं ना कहीं। और मुझे लगता है कि सतलुज बेसिन पे भी जो ब्यास ने जो अपना रूप दिखाया है, सतलुज बेसिन भी दिखाएगी, और अगर इसने ऐसा रूप दिखाया तो कई हाइड्रो प्रोजेक्ट भी उड़ जाएंगे और भारी तबाही लाएंगे ये। अधीर जी। हाँ राजीव भाई, मैं बिल्कुल शॉर्ट में कहना चाहूंगा, हमने कई चीजें ऐसी देखी हैं, पारछू हमने देखी, और पारछू से पहले 2000 हम भूल जाते हैं कि अचानक रात में ब्यास में पानी, सतलुज में पानी आ गया था। ऐसे ही किसी भी नदी में कहीं भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर किसी भी समय हो सकता है। हम एक दूसरे पर दोष देने की बजाय, बाकी हम सभी को पता है, हम 5 लोग यहाँ पर बैठे, हम में हर आदमी को पता है कि कौन सा स्टोन क्रैशर किसका था, कब लगा, किसके उससे लगा होगा। लेकिन जो कुदरत है राजीव भाई, वो सारी सच्चाई तो जंगलों से उखाड़ कर सामने ले आई। इन चीजों में हमें नहीं पड़ना है। अब जरूरत इस बात की है कि अब जो करना है भाई, अब कड़े कदम उठाइए और सब मिलकर करिए। अन्यथा हम देख रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड में एक टनल अभी धसी है, 41 मजदूर वहां पर है, किसी को होश नहीं है, कोई वर्ल्ड कप के उत्साह में डूबा है, किसी को कोई होश नहीं है, किसी की ना मीडिया को चिंता है। तो ये तबाही जो है हमारे प्रदेश में, तो इससे पहले उसकी बुनियाद खोदी जा चुकी है। जितने हमारे पावर प्रोजेक्ट्स हैं और ये जो 4 लेन्स हैं जो बिना डिजाइनिंग के तैयार हुए हैं, हजारों मर्तबा बात हो चुकी है कि 4 लेन जब बन रहे हैं तो वहां पर मजदूरों के भरोसे उसकी कंस्ट्रक्शन का काम है कि कितनी कटिंग होगी। तो इन सारी चीजों को लेकर तय जो पैरामीटर है उस पे कहीं ना कहीं स्टोन क्रैशर से लेकर जितनी भी नई कंस्ट्रक्शंस हैं उन पे कहीं भी लापरवाही, एक रत्ती भर 1 इंच भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अन्यथा पूरा प्रदेश आने वाले समय में ऐसी तबाही देखता रहेगा और हम सभी इसी तरह दुखी होते रहेंगे और जो नुकसान है वो झेलते रहेंगे। बिल्कुल, मैं अधीर जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। जी चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि ब्यास बेसिन पे स्टोन क्रशर की जो स्थिति है उसमें 68 ऐसे निकले हैं जिनके पास आवश्यक मंजूरियां नहीं थी, लेकिन वो चलते रहे। वहीं NHAI के जो कॉन्ट्रैक्टर थे वहां से निकलने वाला डंप एक तो नदियों में डालते रहे, कुछ बेचते रहे। SIT उसकी भी जांच करेगी, लेकिन कब करेगी? क्योंकि अभी तो कमेटी की सिफारिशें हैं, ये इंप्लीमेंट कब होंगी? कैमरे लगाने की बात कही गई है, लेकिन बरसों से सुनते आए हैं कि कैमरे लगेंगे, CCTV कैमरे लगेंगे, फेंसिंग होगी उनकी, और जो एम फार्म का जो घोटाला है वो आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि माइनिंग 100 गुना 200 गुना ज्यादा निकलती है, एम फार्म कम दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं क्रशर माफिया, क्रशर लॉबी जो है, खनन माफिया उसके साथ जुड़ा हुआ है। और कैसे ये क्रशर चलें और सरकार अब इन पे क्या कार्रवाई करेगी, जो अधिकारी कर्मचारी इसमें जवाबदेह हैं उनकी जवाबदेही कैसे तय की जाएगी। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।